हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश। गाइस, आज आपको बेसिक से इंग्लिश सिखा दूंगी। जी हाँ गाइस, अगर आज की क्लास पूरी अटेंड करते हैं तो आप अंग्रेजी 100% बोलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए जो जो ज़रूरी के शब्द है वो सारे आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी। साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बताऊँगी कि आप करेक्ट तरीके से कैसे उसे प्रोनाउंस करोगे कि आपकी इंग्लिश अट्रैक्टिव लगे, लोग आपकी तारीफ़ करें और 4 लोग आपसे ये कहे कि वाह क्या अंग्रेजी बोलते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आई एम। अब आई एम से सेंटेंस शुरू होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ आई एम से आपके सेंटेंसेस शुरू होते हैं। तो आई एम का मतलब होता है रहा हूँ, मतलब कोई काम कर रहा हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस जब रहेगा ना तो वहाँ आपकी स्टार्टिंग आई एम से होगी और इसमें लगाए जाते हैं वर्ब में आई एन जी। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, वर्ब में आई एन जी कैसे लगाई जाती है। जैसे वर्ब हो गया आपका ईट, ठीक है। ईट का मतलब होता है खाना और इसमें आई एन जी लगाएंगे तो देखिए ईट में हमने आई एन जी लगा दिया, यानी कि हो गया ईटिंग। तो आई एम के साथ आपको ईटिंग का यूज़ करना होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आपको यूज़ करना होगा। वैसे रीड का मतलब होता है पढ़ना और इसके साथ आई एन जी लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, ओके। जैसे मैं सो रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे। तो रही हूँ लिखा हुआ है, मैं सो रही हूँ, तो इसे अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो सबसे पहले आई एम हमने लगाया। उसके बाद सोने का एक्शन हो रहा है, यहाँ पर वर्ब हो रहा है सोना मीन्स स्लिप और स्लिप में आई एन जी लगा देंगे। तो स्लिप में हमने आई एन जी लगा दिया तो हो गया स्लिपिंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन करोगे आई एम स्लिपिंग, मैं सो रही हूँ, आई एम स्लिपिंग, ओके। तो इसे पढ़ना भी बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिख रखी है। जैसे अगर आपको बोलो मैं खा रहा हूँ, है ना, तो मैं खा रहा हूँ तो पहले आई एम से स्टार्ट करेंगे। तो हमने आई एम लगा दिया। खाना के लिए ईट और ईट में आई एन जी लगा देंगे तो ईटिंग। तो आई एम ईटिंग, क्या लिखा हुआ है, आई एम ईटिंग यानी कि मैं खा रहा हूँ। वैसे ही मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं रही हूँ, रहा है, रही है, ऐसे सेंटेंसेस आई एम में आते हैं। तो हमने आई एम लगा दिया। और पढ़ना को कहा जाता है रीड और रीड का फोर्थ फॉर्म होता है रीडिंग। तो रीडिंग, आई एम रीडिंग, क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रही हूँ, ओके। तो आई एम से सेंटेंसेस कैसे स्टार्ट होता है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही हूँ, यानी कि जब भी आएंगे तो सबसे पहले आपको लगाने होंगे आई एम। उसके बाद जो भी एक्शन होगा, जो भी क्रिया होगी, उनमें आई एन जी आपको यूज़ कर देते हैं, बस सेंटेंसेस हो जाएंगे कंप्लीट। एक वाक्य कैसे बनता है, यानी कि जब आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपको वाक्य बनाना सीखना होगा। तो ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य होते क्या है ना, ये वाक्य को कहा जाता है सेंटेंस। आप जो भी सेंटेंस, अब जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, अगर मैं उसे इंग्लिश में बोलूँगी या फिर हिंदी में ही अब मैं जो बोल रही हूँ ना, ये एक सेंटेंस है ना। जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आप एक विद्यार्थी है, ये जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ ये सेंटेंस है, वाक्य है, ओके। ये वाक्य बने होते हैं वर्ड्स से मिलकर। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई एम अ टीचर, तो इसमें अलग अलग वर्ड हमने यूज़ किया तभी तो ये वर्ड पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना। सेंटेंस बनता है वर्ड्स को जोड़कर, एक ये हमारा वर्ड्स हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी कि 4 वर्ड्स हमने मिलाया तो एक प्रॉपर सेंटेंस बना, है ना। अब ये वर्ड्स कैसे बने होते हैं, लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनते हैं। जैसे लिखा हुआ है टीचर, अगर टीचर में लेटर्स उल्टा पुल्टा हम लिख देंगे तो क्या टीचर बनेगा, नहीं। तो ये अलग अलग हमने वर्ड्स इसमें ऐड किया, अलग अलग लेटर्स हमने ऐड किया तो ये बना वर्ड्स, और हमने इतने सारे वर्ड्स को एक साथ मिलाया तो बन गया सेंटेंस। समझ में आया ना। सबसे पहले हमें अक्षर या मात्रा की पहचान करनी आनी चाहिए, उसके बाद ही हम शब्द बना सकते हैं। अगर हम शब्दों को सटीक पढ़ना और समझ सकते हैं तो हम उसके वाक्य को भी आसानी से बना सकते हैं।
जी हाँ। अब देखिए ये जो लेटर्स होता है ना, ये लेटर्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं वॉवल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये तो मैंने कई बार आपको बताया, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो आपको पता होगा ना, जो हमारा अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होता है ना, ये लेटर्स हमारे 26 होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जो कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होता है, यानी कि स्वर यानी कि वॉवल्स। वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो वॉवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। जी हाँ, 26 टोटल लेटर्स हुए ना, तो ये 26 लेटर्स में 5 आपका वॉवल्स है और 21 आपका कॉन्सोनेंट है। 5 वॉवल्स क्या क्या है, A-E-I-O-U, ये हमारा 5 जो है वॉवल्स है, और B-C-D-F-G-H-I-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-V-W-X-Y-Z, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। जी हाँ। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि 26 लेटर्स में कितने वॉवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, तो आप बेधड़क जवाब दे सकते हो 5 वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U, और जितने रेस्ट ऑफ द लेटर्स बच जाते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बीच डिफरेंस आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की, क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने यही जाना कि अगर आपको सबसे पहले आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए, यही लेटर्स होते हैं। वॉवल्स या कॉन्सोनेंट ये हमारे लेटर्स होते हैं। अगर हमने लेटर्स जान लिया तो हमने वर्ड भी बना लिया, और वर्ड बना लिया तो सेंटेंस भी हम बनाना अब सीख रहे हैं। तो सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। अब जो वर्ल्ड में जितनी भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं, चाहे मैं बोल रही हूँ, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आपके पड़ोसी बोल रहे, चाहे आपके माता पिता बोल रहे, जो भी जो सेंटेंस बोलता है ना, वो सेंटेंस 2 ही तरीके से बनाए जाते हैं। अब कोई सा भी सेंटेंस बोलो, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं उठा हूँ, मैं सोया हूँ, राम खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, मैं सो रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, ये जितनी भी मैंने सेंटेंसेस बोला ना, जो भी सेंटेंस, चाहे आप बोल रहे हो, कोई और भी बोल रहा है, जो भी सेंटेंस बोली जाती है वो सेंटेंस 2 ही तरह से बनाई जाती है। सिर्फ 2 ही तरह के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस को बोला जाता है नो एक्शन, और सेकंड सेंटेंस को बोला जाता है एक्शन। यानी कि आप जो 2 तरह के सेंटेंसेस बोलते हो ना, एक सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है और एक सेंटेंस में एक्शन होता है। बिना क्रिया का वाक्य, क्रिया यानी एक्शन यानी कि क्रिया, जो फिजिकली आप कोई काम करते हो, जैसे उठना, खाना, पीना, सोना, बैठना। अब मैं उठना, अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे मूव करना पड़ रहा ना, यानी कि जिसमें आप फिजिकली शारीरिक रूप से जो कार्य करते हैं वो सारे एक्शन कहलाते हैं, वो सारी क्रिया कहलाती है। सो फर्स्ट टाइप जो नो एक्शन, यानी कि इसमें कोई क्रिया नहीं होगा। जैसे यह रवि है तो यह रवि है, रवि क्या एक्शन है? नहीं, हमने तो सिर्फ इसके स्टेट यानी कि अवस्था को बताया कि भाई ये रवि है, ये खड़ा है, ठीक है, ये बैठा है, ओके, तो खड़ा बैठा। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया ये रवि है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। बट अगर एक्शन वाले वर्ब की बात करो, यानी कि क्रिया वाले वाक्य की बात करो, तो आपका वाक्य होगा यह पढ़ रहा है। अब यह पढ़ रहा है यानी कि एक्शन हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने भी जो एक्शन वर्ब होते हैं ना, यानी कि क्रिया वाले जो वर्ड्स होता है ना, उनके लास्ट में आपको ना देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखना है, चले दिखाती हूँ। चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, बोलना, कहना, सुनना, सबके लास्ट में ना आ रहा है ना। जो शारीरिक रूप से आप जो भी कार्य करते हो, उन सब के लास्ट में आपको ना देखने को मिलता है, दैट मीन्स वो एक्शन है। अगर ना आया आपके सेंटेंस में, यानी वो एक्शन है। तो यह पढ़ रहा है यानी कि पढ़ना, पढ़ने का एक्शन हो रहा है, तो ये क्रिया कहलाते, ये वर्ब कहलाते हैं। चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खेलना, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस 2 ही तरह से बन सकते हैं, या तो एक नो एक्शन वाले सेंटेंस होंगे या तो एक एक्शन वाले सेंटेंस होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब नीचे देख लीजिए, वर्ड वर्ड वर्ड। जी, वर्ड को मिलाकर ही तो सेंटेंस बनते हैं।
तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट जैसे मैं, आप, रोहन, सोहन, सीता, गीता, आपके दोस्त, ये सब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ ना, यानी कि मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। जो काम को करता है यानी कि जो क्रिया को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस में टाइम का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो वो प्रेजेंट में बोल रहे हो, पास्ट में बोल रहे हो या फ्यूचर में बोल रहे हो, यानी कि अभी की बात कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो या परसों की बात कर रहे हो, कैसे पता चलेगी? इसीलिए टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब टाइम मेंशन करना मैंने बोल दिया तो क्या आप 2 o'clock, 3 o'clock, 7 hours ऐसे आप बोलोगे? नहीं, ऐसे टाइम मेंशन नहीं किया जाता, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पे कार्य होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने का काम क्या कर रही हूँ? किस पर कर रही हूँ? अंग्रेजी पर, यानी कि जिस पर काम करते हैं सब्जेक्ट वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा आ जाते हैं एक्शन। ये तो नो एक्शन वाले मैंने बताए। अब एक्शन वाले ज़रा देखिए, इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अगर आप एक्शन वाले की बात करो सब्जेक्ट आपके आने ही चाहिए। अब सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है ना। फिर आपको पता होना चाहिए वर्ब। अब ये तो मैम ने बहुत अलग बात बता दिया, वर्ब के बारे में तो हमने सुना ही नहीं, तो वर्ब कैसे लगाए? वर्ब तो वही है जो मैंने यहाँ पर बताया, क्रिया, एक्शन, जो आप फिजिकली जैसे पढ़ना को रीड बोलते हैं, तो वही तो वर्ब कहलाते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बता रखा है ना। अब देखिए ये जो वर्ब की बात मैंने किया ना, ये वर्ब भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को कहा जाता है मुख्य क्रिया, यानी कि इसका मुख्य काम होता है। मेन वर्ब का मुख्य काम होता है और सहायक वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो सेंटेंसेस को सही फ्रेम करने में मदद करता है, सहायता करता है। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जो मदद करता है वही तो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ओके, तो ये सब आप सेंटेंसेस के थ्रू ज़्यादा बेटर से समझोगे। तो याद रखना एक्शन वर्ब में आपके वर्ब 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑलराइट, आगे देखिए। आगे हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करना चाहती थी। यहाँ पे आप देख सकते होगे ये जो टाइम है ना, टाइम कैसे पता करेगा? मैंने बताया था ना कि टाइम आपको कैसे पता करना है, टाइम कैसे लिखना है आपको। तो आप 2 o'clock, 3 o'clock करके टाइम नहीं लिख सकते। आप लिखोगे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, यानी कि आप इसका यूज़ करोगे तो ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब मैम ने और कंफ्यूज कर दिया, पता कैसे चले कि कौन प्रेजेंट में आता है कौन पास्ट में आता है? तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। देखिए, तो अब याद रखिए ये जो सेंटेंस होता है ना, ये 2 टाइप के होते हैं, नो एक्शन, एक्शन यानी कि बिना क्रिया वाली वाक्य, और क्रिया वाला वाक्य। अब ये बात करते हैं जो हम 100% की जो इंग्लिश बोलते हैं ना, हमारे जो लाइफ में हम 100% की इंग्लिश बोलते हैं, उनमें 3% का सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, ओके, पूरे वर्ल्ड में 3% नो एक्शन वाले सेंटेंस बोलते हैं और 97% एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि हम ज़्यादातर वो सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पे हम फिज़िकली कोई कार्य करते हैं। तो फिज़िकली कोई क्रिया करना है आपको, तो वो सेंटेंसेस 97% सेंटेंस बनते हैं। यस, और इसके बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं, तो ये अभी मैं क्लियर नहीं करवा रही हूँ, यस, बस बेसिक से नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ। ओके, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस यानी कि बिना क्रिया वाला वाक्य, यानी कि नो एक्शन।
हम पहले बात करेंगे नो एक्शन। एक्शन वाले पहले 3% जो है ना वो सीख के हटा देते हैं ताकि टेंशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक्शन वाले 97% वाले पे जो आएंगे। ओके, तो पहले 3% वाले को काम तमाम करते हैं। ओके, सो नो एक्शन। नो एक्शन यानी कि बिना क्रिया वाली वाक्य, यानी कि इनमें कोई क्रिया आपका नहीं होता है। तो नो एक्शन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को कहा जाता है वर्तमान काल। ओके, प्रेजेंट को कहा जाता है वर्तमान काल, और पास्ट को कहा जाता है भूतकाल। पास्ट को कहा जाता है भूतकाल एंड फ्यूचर को कहा जाता है भविष्यकाल। भविष्यकाल। अब सिंपली अगर मैं अपने भाषा में बताऊं तो वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो ये अभी हमारा वर्तमान काल हो रहा है। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि मैंने आपको 10 मिनट पहले कुछ बोला था ना, कुछ पढ़ाया था, तो वो 10 मिनट पहले जो मैंने बोला था वो बात कहला जाएगी भूतकाल, यानी कि वो पास्ट की बातें कहला जाएगी। ओके, और फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में। अभी देखिए कितने देर तक क्लास चलता है, शायद 20 मिनट में और कुछ अलग बात बता दूँ। ठीक है, तो ये जो 10 मिनट आगे या पीछे या 5 मिनट, 1 मिनट भी आगे पीछे की बात करते हैं ना, तो वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बदल जाते हैं। यानी कि जो अभी बोल रही हूँ वही से प्रेजेंट है, इसके 1 मिनट पहले वाला पास्ट है और इसके 1 मिनट बाद वाला फ्यूचर है। ओके, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये क्लियर हो गया। अब हम जो नो एक्शन वाले, अभी मैंने क्या बोला, सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, नो एक्शन एंड एक्शन। तो हम यहाँ पर बात करें नो एक्शन वाले सेंटेंस, तो नो एक्शन वाले सेंटेंस की भी 2 कैटेगरीज होते हैं, यानी कि इसे भी 2 तरीके से बनाया जाता है। तो कैटेगरीज नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उनमें आता है हूँ, हा, यानी कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में की हिंदी आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी 1 में आपका हे, हूँ, हो आता है। और अगर कैटेगरी में 2 में आप देखोगे तो प्रेजेंट में पास है या में है, ऐसा सेंटेंस आएगा। ओके, और अगर आप पास्ट की बात करते हो, दैट मीन्स भूतकाल की बात करते हो, तो आपका कैटेगरी 1 में आ जाएगा था, थे, थी। ठीक है, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक टीचर था, ये हो गया हमारा पास्ट कैटेगरी 1। और अगर आप कैटेगरी 2 में देखोगे तो कैटेगरी 2 में पास्ट था या में था, मेरे पास एक कार था, मतलब पास्ट में था, अब नहीं है। ऑलराइट, और फ्यूचर की बात करोगे तो कैटेगरी नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो होगा, होगा, होगी, होंगे, यानी कि मेरे पास एक कार होगा, यानी कि आने वाले समय में होगा। ओके, और कैटेगरी नंबर अगर 2 की बात करते हो, यानी कि पास होगा या में होगा, उसके पास एक कार होगा, उसके पास एक बाइक होगी, यानी कि होगा, होगी, फिर कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। ओके, तो नो एक्शन वाले प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपको ये क्लियर हुआ ना। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये है, हूँ, हो के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं और पास है के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ये सब हम क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 1 जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, है, हूँ, हो, है ना, तो उसमें जो इंग्लिश में अगर आप बनाओगे तो उसके लिए आपको इज है माँ का यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं ये सेंटेंस को बोलूँगी आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। ओके, अगर मैं बोलूँ, यहाँ चलिए हमने आई के साथ एम का यूज़ किया, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, देखिए ही, शी, इट, या फिर किसी एक पर्सन, यानी कि याद रखिए सिंगल व्यक्ति, उसकी बात करोगे तो उसके साथ इज का यूज़ करना होगा। और अगर यू, वी, दे या प्लूरल यानी कि बहुत सारे बहुवचन की बात करोगे तो वहाँ पे आपको आर का यूज़ करना होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो आई एम अ टीचर, अगर आप इज का यूज़ करोगे, वह एक टीचर है या वह एक विद्यार्थी है, ही इज़ अ स्टूडेंट। तुम एक लॉयर हो, यू आर अ लॉयर, है ना। तुम एक जज हो, यू आर अ जज। तो इस तरह से मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं दुखी हूँ, आई एम अपसेट।
ओके तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। और अगर हैज़ हैव की अगर आप बात करोगे तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन था पास है या मैं है। जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं ये सेंटेंस को बोलूँगी आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ओके जब आपके पास कुछ रहता है तो आप बोलोगे आई हैव अ कार। ओके और हैज़ और हैव किसके साथ लगता है? तो ही शी इट के साथ आपका हैज़ लगता है और यू वी आर के साथ आपका लग जाता है हैव और इसमें आपका आई भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें आपका आई भी जुड़ जाता है अगर हैव की अगर आप बात करते हो तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 में, जिसमें था थे, थी हिंदी आइडेंटिफिकेशन। उसमें इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे वॉज या वर। जैसे वॉज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एंड वर लगता है प्लूरल के साथ, लेकिन आई के साथ भी वॉज ही लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक स्टूडेंट थी, पास्ट में मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैं बोलूँगी आई वॉज अ स्टूडेंट। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट थी, आई वॉज अ स्टूडेंट। ओके अगर हम हैड की बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक कार था, अभी है नहीं, मेरे पास एक कार था, तो मैं बोलूँगी आई हैड अ कार। और हैड का यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो हम बोलेंगे आई हैड अ कार। ओके मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। अगर हम विल बी की बात करेंगे, फ्यूचर में आ गए, अगर हम विल बी की बात करेंगे तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा होंगी, होगे। ओके तो अगर आप ऐसे बोलोगे जैसे मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा, मतलब आने वाले समय में, अभी नहीं है, आने वाले समय कल तक मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा, तो मैं बोल सकती हूँ आई विल बी योर फ्रेंड। आई विल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँगा, आई विल बी योर फ्रेंड। इसी तरह से तुम एक टीचर होगे, यू विल बी अ टीचर। ओके तो इससे आप बना सकते हो। अब विल हैव का मतलब था पास होगा, कोई चीज़ पास होगा। जैसे मेरे पास एक फ़ोन होगा, मान लो मैंने ऑर्डर किया है तो मेरे पास कल तक आएगा, यानी कि कल फ्यूचर में मेरे पास एक फ़ोन होगा, तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ फ़ोन। आई विल हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन होगा, आई विल हैव अ फ़ोन। ओके तो प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर में क्या सेंटेंसेस आते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके अब बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैं कार में हूँ, तो मैं कार में हूँ, ये हमारा देखिए है, हूँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया। ईज़ एम आर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर हमारा कैटेगरी नंबर 1 है, तो हम ईज़ एम आर से ये सेंटेंस का एंड करेंगे, मतलब मिडिल में लगेगा हेल्पिंग वर्ब। मेरे पास कार है, इसमें हम रखेंगे पास है, यानी कि हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। मैं कार में था, यानी कि ये हम इसमें यूज़ करेंगे कैटेगरी नंबर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर वॉज या वर का यूज़ करेंगे। और मेरे पास कार थी, यानी कि पास्ट में थी, तो हैड का यूज़ करेंगे। मेरे पास मैं कार में हूँगा, यानी कि ये फ्यूचर की बात करो, वर्ब का यूज़ करेंगे। एंड मेरे पास कार होगी, फ्यूचर में कोई चीज़ पास होगी, कैटेगरी नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे विल हैव का। ओके सो इस तरह से आप सेंटेंसेस, मैंने बता भी दिया कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो एक एक सेंटेंसेस वैसे भी आप बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर चेक करवा कि आखिर सेंटेंस होते क्या है। सेंटेंस मतलब इंग्लिश के ना बेसिक, यानी कि उसके रूट, जड़ को अभी हम सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ईज़ एम आर पे, हमारा ये टॉपिक बेस्ट है। चलिए ईज़ एम आर को साइड करते, पहले हम सेंटेंस को समझते हैं कि ये सेंटेंस होते क्या है। तो सेंटेंस, जब हम सेंटेंस यानी कि वाक्य, जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उनमें हमें 4 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट, हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड, हमें टाइम ऑफ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड फोर्थ, फुल स्टॉप आपको लगानी पड़ेगी अगर एंड ऑफ द सेंटेंस है तो।
ओके। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ वर्ड्स, ये सब होते क्या है। अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा टाइम ऑफ वर्ड्स है, ये समझ नहीं पाते, जिनकी वजह से उनकी सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाती है। तो सब्जेक्ट यानी कि किसी का नाम या जिसके बारे में बात हो रही हो। अभी नहीं समझ में आया ना, डोंट वरी, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगी। किसी का नाम या जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम मेरा दोस्त है। अब एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, जब आपका जो क्वेश्चन रहेगा कौन से स्टार्ट, मतलब कौन करके जो जवाब आएगा आपका, वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे राम मेरा दोस्त है, मैं पूछूंगी मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त कौन है, तो क्या जवाब आया, राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी कि कौन करके जो हमारे जवाब आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो मेरा दोस्त कौन है, राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट, और चलिए ऑब्जेक्ट को पहले बात देते हैं, पहले हम टाइम ऑफ वर्ड्स के बारे में देखते हैं। टाइम ऑफ वर्ड्स यानी कि समय की सूचना देने वाले, जो समय की सूचना देते हैं। अब यहाँ पर समय की सूचना देना मतलब जैसे कि आपके हैं, आप सेंटेंस के एंड में आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ है, हो, हूँ, ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। या फिर कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं था, थे, थी, ऐसे भी वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। या फिर होगा, होगी, यही 3 तरह के सेंटेंसेस, होगा, होगी, होंगे, ऐसे ही 3 तरह के ही सेंटेंस, एक है, हो, हूँ, था, थे, थी, होगा, होगी, होंगे, ऐसे ही 3 तरह के सेंटेंसेस आपको कोई सा भी सेंटेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, ना फ्यूचर है। तो अगर है, हो, हूँ अगर आपको देखने को मिलता है तो आप आँख बंद करके समझ जाना कि ये प्रेजेंट है, यानी कि जो अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट है, हमारा प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, तो है, हूँ, ये देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है। था, थे, थी, अगर आप सेंटेंस के एंड में यानी कि यहाँ पर अगर आप था, थे, थी देख लोगे तो आप समझ जाना वो पास्ट है, यानी कि बीता हुआ कल है। कल मैंने आपको दूसरे टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो कल पढ़ाए थे ना, यानी कि वो पास्ट था। मैंने कल आपको पढ़ाए थे बोल रही हूँ, यानी कि था, थे, थी आपके पास्ट में लगते हैं। होगा, होगी, होंगे ये आपके फ्यूचर में लगते हैं। ठीक है, कल मैं आपको और नए टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, गागेगी आ रहे ना, यानी कि होगा, होगी, होंगे, ऐसे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर में आते हैं। यानी कि अगर आप ये देख लेते हो तो आप समझ जाओगे ये प्रेजेंट है, था, थे, थी देख लोगे यानी कि ये पास्ट है, होगा, होगी, होंगे देख लोगे तो यानी कि ये फ्यूचर है। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ वर्ड्स आपको पहचानना आना चाहिए, टाइम ऑफ वर्ड्स से ही सारे बनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, टाइम ऑफ वर्ड्स समझ में आ गया। एंड देखिए, अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर पहले टाइम ऑफ वर्ड्स जो हमने सीखा, एक्चुअल में पहले उसे समझ लेते हैं कि टाइम ऑफ वर्ड्स इस सेंटेंसेस में है क्या। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, राइट। टाइम ऑफ वर्ड्स यानी कि मैंने क्या बोला, ये सारे वर्ड्स हमारे टाइम ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि है इसमें आ रहा है तो ये हमारा टाइम ऑफ वर्ड्स है, टाइम ऑफ वर्ड्स, TOW। ठीक है, टाइम ऑफ वर्ड्स तो है हमारा टाइम ऑफ वर्ड्स है, यानी कि ये हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स के अलावा वाक्य में जो कुछ बचता है वो सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट हमारा राम है, ऑब्जेक्ट हमारा है, टाइम ऑफ वर्ड्स हमारे हैं। ये दोनों को छोड़कर क्या बच गया है, मेरा दोस्त। मेरा दोस्त जो बच गया है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स को छोड़कर जो बच जाता है वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये समझ में आ गया। एंड लास्ट में बच जाते हैं फुल स्टॉप। अब जैसे हिंदी आप सीखते हो, हिंदी के वाक्यों को लिखते हो तो आपको हिंदी लिखने के लास्ट में आपको पूर्ण विराम, यानी कि आपकी बातों, आपकी जो सेंटेंस है वो ख़त्म होती है तो आपको लास्ट में पूर्ण विराम देना होता है। जैसे यहाँ पर आपका सेंटेंस ख़त्म हुआ तो पूर्ण विराम मैंने दिया है। और वैसे ही जब आप उस सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो इंग्लिश का जब एंड होगा, आपका सेंटेंस का जब एंड होगा तो वहाँ पे आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना होगा। ओके, फुल स्टॉप का, जब इंग्लिश वाले सेंटेंसेस की एंड होगी तो वहाँ पे आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सो
अब नेक्स्ट ये चीज़ तो यहाँ पर तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टाइम ऑफ वर्ड्स क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। अब एक सेंटेंस, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक सेंटेंस आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप मेरे साथ ये वाला समझ के चलिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है रिया बहुत चालाक लड़की है। तो यहाँ पे जो आपका रिया बहुत चालाक लड़की है, अब इसमें से आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और टाइम ऑफ वर्ड्स क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट क्या है, जब हमें कौन करके जो जवाब मिलते हैं वो हमारे कहलाते हैं सब्जेक्ट। तो रिया बहुत चालाक है। अगर मैं आपसे पूछूं बहुत चालाक कौन है, बहुत चालाक कौन है, तो आपका जवाब क्या आ रहा है, रिया। बहुत चालाक कौन है, रिया। तो रिया हमारी कहलाएगी सब्जेक्ट, रिया हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट। बहुत चालाक कौन है, रिया, यानी कि रिया हमारी सब्जेक्ट हो गई। कौन करके जो जवाब निकलते हैं वो हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना। अब टाइम ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, ये लास्ट वाले हैं, हूँ, है, ये हमारे क्या होते हैं, टाइम ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना। और सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स को छोड़कर जो भी बच जाते हैं वो कहलाते हमारे ऑब्जेक्ट, है ना। एक मिनट, वही कहलाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स क्या है। और फुल स्टॉप की बात रही तो वो जब सेंटेंस की एंड होगी तो लास्ट में आपको, जब आपका सेंटेंस फाइनली ख़त्म होगा तब वहाँ पे आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है। ओके, चलिए अब आगे देखिए। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, एक इजी वाले सेंटेंस मैंने दिया तो ये आपको समझ में आ गई। लेकिन एक और सेंटेंस है, अब इसमें आपको बताने हैं कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स क्या है। जैसे रोहन का भाई शिक्षक है। अगर आप ये सेंटेंस को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको 100% या 99, 100 क्या 200% मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप यही बोलोगे कि रोहन हमारा सब्जेक्ट है हमारा टाइम ऑफ वर्ड्स है, एंड का भाई शिक्षक हमारा ऑब्जेक्ट हो क्या, यही आप बोलोगे। लेकिन इट्स टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको नहीं बोलना है। मैंने क्या बोला, कौन करके जो जवाब आएगा वो हमारे सब्जेक्ट हो सकता है। अब सब्जेक्ट छोटा हो सकता है, सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट कौन करके जो जवाब आएंगे वही हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो रोहन का भाई शिक्षक है, तो मैं क्या बोलूँगी, का भाई शिक्षक कौन है, ऐसा नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी किसका भाई, या फिर कौन शिक्षक है, कौन शिक्षक है, मैं ये पूछूंगी ना, कौन करके जवाब आएगा, कौन शिक्षक है, तो आप बोलोगे रोहन का भाई। तो हमारा जवाब क्या आया, कौन करके सवाल के, तो हमारा जवाब आया रोहन का भाई। तो रोहन का भाई हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में है, हूँ, था, थे, थी, होगा, होगी, ये वाले हमारे टाइम ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं। और टाइम ऑफ वर्ड्स और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच जाते हैं, यानी कि शिक्षक बच गए, ये हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ वर्ड्स क्लियर हो गया। और सेंटेंस की एंड होगी तो वहाँ पर फुल स्टॉप आपको लगाने हैं। ओके, ऑलराइट, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अब बात करते हैं। अब हमें ये देख लेते हैं कि किन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आई का यूज़ करेंगे मैं के सेंस में। अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में मैं आएगा, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, या फिर मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं करके जो भी जवाब, जो भी क्वेश्चन आप करोगे तो मैं के लिए आपको आई का यूज़ करना होगा इंग्लिश में। तुम के लिए आपको यू का यूज़ करना होगा, तुम बोल लो, या फिर आप बोलो, तुम लोग बोलो। यानी कि ये जो यू वर्ड होता है ना, ये यू वर्ड होता है ना, ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। यानी कि आप इसे तुम, तो आप के साथ भी यूज़ कर सकते हो, या तुम लोग या आप लोग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये सिंगुलर में भी होते हैं, प्लूरल में भी होते हैं। हम का मतलब होता है वी। वे अगर आपको दिया रहेगा वे या वे लोग, यानी कि आप प्लूरल की बात कर रहे हो तो आपको यूज़ करने होंगे दे। वह किसी मेल पर्सन की बात करोगे, ठीक है, पुल्लिंग की, ठीक है, पुरुष की। तो मेल पर्सन की बात करोगे तो ही, और वह किसी फीमेल की बात करोगे यानी कि स्त्री की बात करोगे तो वहाँ पे आपको शी का यूज़ करना है। यह यानी कि इट। मेरा अगर आपके सेंटेंस में आता है तो आप माई का यूज़ करोगे, जैसे मेरा घर, माई हाउस, मेरी किताबें, माई बुक्स। ओके, तो इस तरह से तुम्हारा अगर आपके सेंटेंस में रहेगा तो आपको योर का यूज़ करना है, योर बुक, योर हाउस, योर फोन। ओके, तो योर का यूज़ करेंगे। हमारा अगर आपके सेंटेंस में दिया रहेगा तो आपको आवर का यूज़ करना है, और उनका अगर दिया रहता है तो आपको देयर का यूज़ करना है। ओके,
उसका किसी मेल पर्सन के लिए, किसी मेल पर्सन का दिया रहेगा, उसका रहेगा तो हिज का यूज़ करेंगे। उसकी किसी फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए आपको हर का यूज़ करना है। इसका किसी नॉन लिविंग थिंग्स की आप बात कर सकते हो, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपको इट्स का यूज़ करना है। मुझे के सेंस में आपको मी का यूज़ करना है, तुम्हें के सेंस में आपको यू का यूज़ करना है। हमें के लिए अस का यूज़ कीजिएगा, उन्हें के लिए दैम, उसे के लिए हिम, फिर उसे, देखिए उसे के लिए हिम यानी कि ये मेल के लिए यूज़ हुआ है, और उसे यानी कि ये फीमेल का लिए यूज़ हुआ है, जिसके लिए आपको हर का यूज़ करना है। और इसे नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर लो, वेदर की बात कर लो, सीज़न की बात कर लो, डेट की बात कर लो, मंथ्स की बात कर लो, तो आप इट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स लगाना आना चाहिए, वरना हमारे सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं आई का मतलब मैं होता है, अभी हमने देखा, तो आई के साथ प्रेजेंट में एम या हैव लगाए जाते हैं, पास्ट में वॉज या हैड लगाए जाते हैं, और फ्यूचर में विल बी या विल हैव दोनों लगाए जाते हैं। ओके, अगर आप यू की बात करते हो, यू यानी कि तुम, प्रेजेंट में आपको आर या हैव का यूज़ करना है, पास्ट में वर या हैड का यूज़ करना है, एंड फ्यूचर में विल बी या विल हैव का यूज़ करना है। हम यानी कि इसकी इंग्लिश वी होती है, वी के साथ आर या हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। ये जो तीनों होते हैं ना, ये हमेशा याद रखिएगा, यू, वी और दे, ये प्लूरल में काउंट होते हैं। तो प्रेजेंट में आर हैव, पास्ट में वर हैड, एंड फ्यूचर में विल बी विल हैव, क्योंकि फ्यूचर में सभी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल। और विल के साथ आप बी भी यूज़ कर सकते हो, विल के साथ हैव भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक है। दे भी मैंने जैसे बोला कि ये प्लूरल होते हैं, तो प्रेजेंट में आर या हैव लगते हैं, पास्ट में वर या हैड लगते हैं, एंड फ्यूचर में विल बी या विल हैव का यूज़ किया जाता है। वह यानी कि ये किसी ही पुरुष के लिए बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट में इज़ या है। अब ही, शी, इट, ये तीनों जो होते हैं ये सिंगुलर में काउंट होते हैं, यानी कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सिंगुलर वाली लगती है। इज़ या हैज़, पास्ट में वॉज या हैड, फ्यूचर में विल बी या विल हैव। शी यानी कि वह, प्रेजेंट में इज़ हैज़, पास्ट में वॉज हैड, फ्यूचर में विल बी या विल हैव। एंड इट के साथ भी आपका प्रेजेंट में इट इज़ हैज़, पास्ट में वॉज हैड, और फ्यूचर में विल बी या विल हैव का यूज़ किया जाता है। तो ये पता होना चाहिए, जब आप कोई सेंटेंस को फ्रेम करोगे तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये पता नहीं होगी तो आप करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम सेंटेंसेस को सेंटेंस कितनी कैटेगरीज़ के होते हैं, ये सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस की कितनी कैटेगरीज़ होती है प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब सबसे पहले ये जान लो कि साधारण वाक्य, यानी कि नॉन एक्शन वाले वाक्य, इनमें कोई एक्शन नहीं होती है। एक्शन मीन्स क्रिया, फिजिकली एक्टिविटीज़, जैसे रोना धोना, गाना पीना, सोना धोना, रोना, बोलना, सुनना, बैठना, उठना, ये सब जो होते हैं, जो आप फिजिकली कोई कार्य करते हो तो वो आपका एक्शन वर्ब कहलाते हैं। और ये नॉन एक्शन होते हैं, यानी कि इनमें कोई काम नहीं होता है। मैं एक टीचर हूँ तो टीचर होना क्या काम है? नहीं। मैं बीमार हूँ तो बीमार होना क्या काम है? नहीं ना। तो सिंपल सेंटेंसेस नॉन एक्शन होता है, यानी कि इनमें कोई एक्शन नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं ये तीन टाइप में, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस आप 3 तरह से बना सकते हो, एक प्रेजेंट में बात कर सकते हो, पास्ट में एंड फ्यूचर में। ये 3 टेंसेस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बनाओगे। तो प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 देखो, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी एंड फ्यूचर के भी, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, हैं, हो, ऐसे आएंगे। जैसे मैं एक टीचर हूँ, वह एक गायक है, वह ईमानदार है, मैं तैयार हूँ, वह बिज़ी है, ठीक है। तो है, हूँ, है, ऐसे वाले शब्द आएंगे। तो पॉजिटिव, पी यानी कि पॉजिटिव,
ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको इज, एम, आर का यूज़ करना है। अगर आपके सेंटेंस में नहीं का जिक्र नहीं रहता यानी क्या वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में आपको इज, एम, आर का यूज़ करना है। वहीं पर अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो इज, एम, आर के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है प्रेजेंट में। ओके, अब पास्ट के कैटेगरी, चलिए प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 भी देख लेते हैं, देन हम पास्ट में चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 देखें तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन पास है, या फिर मैं है, या फिर जैसे भाई बहन के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, भाई बहन के साथ, जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे 1 बहन है। ठीक है, तो इसके जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको हैज़ या हैव का यूज़ करने होंगे, और लेकिन जब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपके कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट हैज़ हैव के बाद डायरेक्ट नॉट का यूज़ कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग होते हैं। आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है, आप इसमें यूज़ करोगे डू डज का। जब इसके नेगेटिव बनाओगे, हैज़ हैव का नेगेटिव बनाने में आपको डू या डज का यूज़ करना है, देन आप नॉट का यूज़ करोगे, उसके बाद आप हैव का यूज़ करोगे। अब आप बोलोगे मैम इसमें हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते, जी बिल्कुल नहीं, हैज़ का यूज़ नहीं होता है, हैव का यूज़ होता है डू डज के साथ। ठीक है, पॉजिटिव में आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है, बट इसके नेगेटिव में आपको डू डज के बाद नॉट, देन आपको हैव का यूज़ करना है। ये प्रेजेंट की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट की। तो पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 की बात करेंगे तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन, 1 मिनट, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग है, मैं यहाँ पर कट करके इसे राइट कर देती हूँ। कैटेगरी नंबर 1 की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है था, थे, थी। था, थे, थी इसकी पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 की आइडेंटिफिकेशन होती है। इसके पॉजिटिव सेंटेंस में आपको वॉज वर्ब का यूज़ करना है, और नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करने हैं। ठीक है, और अगर आप बात करो कैटेगरी नंबर 2, इसका पास था, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन पास था, या मैं था, या फिर भाई बहन था, जैसे मेरे 2 भाई थे, उसके पिताजी थे। ठीक है, तो ऐसे, तो कैटेगरी नंबर 2 का हिंदी आइडेंटिफिकेशन पास था। इसकी जब आप बनाओगे नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो हैड का यूज़ करोगे, लेकिन नेगेटिव बनाओगे तो डिड, नॉट और हैव में बदल जाएगा। हैड आपका हैव में बदल जाएगा, जो भी चेंजेस हो गए ये डिड हो गया। ठीक है, डिड नॉट हैव का यूज़ करोगे कैटेगरी नंबर 2 का पास्ट का नेगेटिव में। ओके, अब बढ़ जाते हैं फ्यूचर की तरफ। ओके, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 की बात करो तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है होगा, होगी, होंगे, ऐसे इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, होगा, होगी और होंगे। ठीक है, ऐसी आपको हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसके प्रेजेंट जब आप सेंटेंस बनाओगे, जब इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो विल बी का यूज़ करना। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने में अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कर देते हैं विल बी पहले यूज़ कर देते हैं, देन नॉट का यूज़ करते हैं, जो कि आपका ग्रामेटिकल बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंसेस बनते हैं। तो आपको विल बी नॉट का यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है विल नॉट बी, यानी कि विल और बी को अलग करके आपको बीच में नॉट का यूज़ करना है, देन विल नॉट बी का यूज़ करना है आपको नेगेटिव, फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, अब कैटेगरी नंबर 2 की अगर आप बात कर लो तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी पास होगा, पास होगी, पास होंगे, ऐसे वाले सेंटेंसेस। ठीक है, जिसका पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो विल हैव का यूज़ करोगे, और नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव के बीच में नॉट का यूज़ करोगे। जैसे विल बी के बीच में नॉट यूज़ किया आपने, वैसे विल हैव के बीच में आपको नॉट का यूज़ करने हैं। ओके, तो ये रही हमारी सिंपल प्रेजेंट की ये चार्ट, जिनमें हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कैटेगरीज देखा, जो 2 कैटेगरीज होते हैं, और दोनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कोई सेंटेंसेस नहीं था, मैंने बस बता दिया कि पॉजिटिव कैसे सेंटेंसेस आएंगे और नेगेटिव में कैसे आपको नॉट का यूज़ करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हम पास्ट नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट जा रहे हैं। देखिए इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने बना रखी हूँ, तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, जहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट देन फ्यूचर, ऐसे करके हम लाएंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर पॉजिटिव सेंटेंस आप बनाओगे तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज एम आर एंड ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस कैसे होता है मैम, सेंटेंस भी बताइए, तो सेंटेंस भी बताती हूँ। देखिए इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे मैं तैयार हूँ,
मैं तैयार हूँ। इसके सेंटेंस ऐसे आते हैं, पहले हम हिंदी वाले सेंटेंस देख लेते हैं, देन हम इंग्लिश वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपको बिल्कुल इस तरह से आएगा, मैं तैयार हूँ। नेगेटिव में नॉट का यूज़ किया गया, पहले सब्जेक्ट है, इज एम आर है, नॉट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है, मैं तैयार, यहाँ पर हूँ होगा, मैं तैयार नहीं हूँ। थर्ड आपका इंट्रोगेटिव, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं तैयार हूँ। आप किसी से सवाल करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड नेक्स्ट देखिए नॉट का यूज़ किया गया, तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो, मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, मैं क्यों, एक मिनट, मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, तैयार नहीं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, देखिए हमारे स्ट्रक्चर कितना है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर, 6 सेंटेंसेस मैंने बताया। अब ये सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर में बैठाकर इसे इंग्लिश बनाएंगे, ओके। जैसे कि फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, मैं तैयार हूँ। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन तैयार है, मैं, यानी कि मैं के लिए हमें क्या यूज़ करने हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो मैं के लिए आई का यूज़ कर दिया। उसके बाद आई के साथ इज, एम, आर में से क्या यूज़ होगा, तो मैंने बताया था आई के साथ एम यूज़ होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या हूँ, तैयार हूँ, ये हमारा मैं और टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हट गया, तैयार बच गया, जिसके लिए हम रेडी का यूज़ कर देंगे, ठीक है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट ऑब्जेक्ट, मैं तैयार नहीं हूँ। सब्जेक्ट तो हमारा आई हो जाएगा, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे और इसके साथ हमें नॉट का यूज़ करना है, तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या हमने अभी निकाला था, हमारा ऑब्जेक्ट है रेडी, तो हमें रेडी का यूज़ कर दिया। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। नेक्स्ट है क्या मैं तैयार हूँ, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको इज एम आर का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है, मैं तैयार नहीं हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमें पता है, हम अंडरस्टूड है कि मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के साथ आई होता है और आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एम का यूज़ करने हैं। तो हम बोलेंगे एम, फिर सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट यानी कि रेडी। एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी। उसी तरह से क्या मैं तैयार नहीं हूँ, तो बिल्कुल सेंटेंस से ये बनेंगे इज एम आर, देन सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। इज एम आर में से एम का यूज़ करेंगे क्योंकि आई के साथ एम यूज़ होता है, देन सब्जेक्ट हमने यूज़ कर दिया, देन हमें नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया रेडी। एम आई नॉट रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, ओके। नेक्स्ट है मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ, क्यों के लिए वाई का यूज़ होता है, WH फैमिली वर्ड्स, तो हमने क्या यूज़ कर दिया, हमने वाई का यूज़ कर दिया। उसके बाद वाई के बाद इज एम आर, तो हमारा सब्जेक्ट तो आई है, उसके अकॉर्डिंग हम एम का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि रेडी। क्या मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ, वाई एम आई रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, तो सबसे पहले वाई का यूज़ करेंगे, क्यों के लिए हमने वाई का यूज़ कर दिया, देन इज एम आर में से एम का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, देन हमें नॉट का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया वाई एम आई नॉट रेडी, मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो ये हमारे 6 सेंटेंसेज है, आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी, एम आई रेडी, एम आई नॉट रेडी, वाई एम आई रेडी, वाई एम आई नॉट रेडी। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एक सेंटेंस लीजिए कोई सा भी, मैं गरीब हूँ, वह ईमानदार है, वह चालाक है, ऐसा कोई सा भी एक सेंटेंस ले लीजिए, उसके 6 सेंटेंसेस बनाइए और सभी को स्ट्रक्चर के थ्रू आप पूरी अच्छे से
ट्रांसलेट कर लीजिए, देन देखिए 100% आप सीख जाओगे। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ लिखने से तो आप सीख नहीं जाओगे, तो लिखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके बोलने की भी शुरुआत करनी है, ठीक है। धीरे धीरे आप बोलते रहोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी बोलने की, फिर आप आराम से इसे बोल लोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आई वॉज। आई वॉज का मतलब होता है रहा था, रहा था। इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है, याद रहे, ओके। जैसे ईट तो ईटिंग, रीड तो रीडिंग, आईएनजी हमने लगाया, जैसे आई एम में लगाया था। जैसे मैं सो रही थी, ठीक है, मैं सो रही थी, तो यहाँ पर रही थी, रहा था, रहे थे, ऐसे आएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आई वॉज का यूज़ करना है। हमने आई वॉज का यूज़ कर दिया, फिर सोने का एक्शन हो रहा, तो स्लिप आईएनजी यानी कि स्लिपिंग, आई वॉज स्लिपिंग। वास नहीं बोलिएगा, WAS, वास नहीं, वॉज, ज वज भी नहीं, वॉज, ओके, अच्छे से प्रोनाउंस कीजिएगा। मैं खा रहा था, तो रहा था यानी कि आई वॉज, और खाना यानी कि ईटिंग, तो आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, ओके। मैं पढ़ रही थी, तो रहा था, रही थी यानी कि आई वॉज, और पढ़ना यानी कि रीड, रीड में आईएनजी, रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी, ओके, यहाँ पर थी। तो ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब है आई विल। आई विल का मतलब होता है करूँगा, मतलब आप कोई काम करेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, यानी कि सिंपल सी बात रही कि आपके हिंदी वाले सेंटेंस में गा गे गी पे सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। तो उस वाले सेंटेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, यानी कि जो एक्शन हो रहा है ना वही लगा देनी, उनमें कोई आईएनजी यूज़ नहीं करना। जैसे ईट होता है खाना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म ईट ही रहता है, और रीड होता है पढ़ना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, ये चेंज नहीं होते हैं, ओके। जैसे मैं सोऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं उठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, तो कोई काम आप करोगे तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे आई विल। तो मैं सोऊंगा, आई विल, और सोना यानी कि स्लिप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी थोड़ी लगानी है, तो आई विल स्लिप, आई विल स्लिप, मैं सोऊंगा। मैं खाऊंगा, तो आई विल, और खाना यानी कि ईट, आई विल ईट, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आई हैव, यानी कि चुका हूँ, मतलब आप कोई काम कर चुके हो। मैं जा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मतलब आप कोई काम कर चुके हो, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, ये याद रखिएगा, ओके। वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। जैसे ईट है, ईट का मतलब खाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म ईटन होती है। रीड है, रीड मतलब पढ़ना, इसकी थर्ड फॉर्म रेड होता है। अब आप बोलो मैम यहाँ पर आप रीड बोल रहे हो, इसे रेड बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम है। तो एक चीज़ मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म, इसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म में इसे रीड बोला जाता है, लेकिन ये है हमारी थर्ड फॉर्म, तो इसे बोला जाता है रेड, ठीक है, रेड, रेड बोला जाता है। और अगर आप सेकेंड फॉर्म की बात करोगे ना, तो भी इसे रेड ही बोला जाता है, ओके। रीड फर्स्ट फॉर्म में रीड, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड बोला जाता है, ओके। जैसे मैं सो चुका हूँ, तो मैं सो चुका हूँ यानी कि आई हैव, और सोना यानी कि स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ, तो चुका हूँ यानी कि आई हैव, और खाना यानी कि हमने देखा ईटन, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, आई हैव रेड, इसे क्या पढ़ने हैं, रेड, रीड नहीं पढ़िएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म में आती है तो रीड पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड या थर्ड फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं तो इसे रेड में प्रोनाउंस करते हैं, ओके। आगे देखिए। नेक्स्ट आई हैड यानी कि चुका था, मतलब आप कोई काम कर चुके थे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वैसे ही ईट का ईटन, रीड का रेड, ओके। मैं सो चुका था,
तो चुका था यानी कि आई हैड का यूज़ करेंगे। आई हैड, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। मैं खा चुका था, तो चुका था यानी कि आई हैड, और खाना यानी कि ईटन, थर्ड फॉर्म आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। मैं पढ़ चुका था यानी कि आई हैड, और पढ़ना यानी कि रेड, आई हैव रेड, आई हैड रेड मतलब मैं पढ़ चुका था। ओके, तो आई हैड यानी कि कोई काम आप कर चुके थे। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका आई कैन। आई कैन का यूज़ करते हैं सकता है, जब आप किसी की क्षमता यानी कि उसकी एबिलिटी की बात करो या कैपेबिलिटी की बात करो, एबिलिटी की बात करो या कैपेबिलिटी की बात करो, दोनों में आपको यूज़ करना होता है आई कैन। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, अब मान लो मैंने आपको इंग्लिश बोलना सिखा दिया है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी बोल सकती हो, तो आप बोलोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ओके, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमेशा कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कैन जो है ना, ये आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे स्पीक मतलब बोलना, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक ही होगी। स्विम यानी कि तैरना, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो स्विम ही होगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो सकता हूँ यानी कि आई कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप बोलने का एक्शन हो रहा है यानी कि स्पीक, और इंग्लिश आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन तैरना यानी कि स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। ऐसी मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं रोहन को कॉल कर सकता हूँ, यानी कि तुम लोग डरपोक हो बट मैं रोहन को कॉल कर सकता हूँ, आई कैन कॉल रोहन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, मतलब जो चीज़ करने की आपकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वहाँ पे आप यूज़ कर दोगे आई कैन का। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट वन इज़ आई शुड। आई शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब आपको कोई काम करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप बात करोगे एडवाइस या सजेशन की, एडवाइस की बात करो या सजेशन की बात करो, आपको यूज़ करने होते हैं शुड। दैट मीन्स आप अगर किसी से सलाह या सुझाव मांगते हो या देते हो तो वहाँ शुड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो और आपका एग्ज़ाम है कल, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं ऐसे इंग्लिश में मैं क्या बोल रही हूँ, आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपका एडवाइस दे रही हूँ, तो मैं बोलूँगी यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। ओके, तो आप किसी को एडवाइस देते हो या उससे लेते हो तो शुड का यूज़ करते हैं। इसमें भी लगती है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये भी मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे स्टडी हो गया पढ़ना, तो स्टडी का यूज़ करोगे। आप बोलोगे मैम रीड का यूज़ नहीं कर सकते, रीड मतलब भी पढ़ना होता है, स्टडी मतलब भी होता है पढ़ना। लर्न का मतलब होता है सीखना, फर्स्ट फॉर्म तो लर्न ही होगा। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। वैसे इसे शुड बोलेंगे, शुड, आई शुड स्टडी। मुझे सीखना चाहिए, आई शुड लर्न, मुझे सीखना चाहिए। मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई कुड का मतलब होता है सका पाया, मतलब आप कोई काम कर सके या कर पाए तो वहाँ पे आई कुड का यूज़ करते हैं। यहाँ ये भी मॉडल वर्ब है तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कम, आना, इसका फर्स्ट फॉर्म कम ही होगा। गो यानी कि जाना, फर्स्ट फॉर्म गो ही होगा। जैसे मैं नहीं आ सकी तो हम बोलेंगे सकी यानी कि आई कुड, और नहीं की बात कैसे ले, नॉट, देन आना यानी कि कम। आई कुड नॉट कम यानी कि मैं नहीं आ सकी। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, जाना यानी कि गो।
आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। ओके, तो कुड का मतलब होता है सका या पाया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन इज आई डू। आई डू का यूज़ करेंगे तो हूँ, मतलब आप कोई काम करते तो है, आप ऐसे बोलते हैं मैं वहाँ जाता तो हूँ, मैं उससे बात करता तो हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीखता तो हूँ। मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे थे, मैं बाहर निकली, आप पढ़ाई कर रहे थे, और जब मैं घर आई तो आपका पढ़ाई ख़त्म हो गया था और आप बैठकर फ़ोन चला रहे थे। अब मैं घर आई तो मैंने देखा कि आप फ़ोन चला रहे हो, अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने आपको बोला कि तुम दिन भर सिर्फ फ़ोन ही चलाओ, पढ़ाई लिखाई मत करो। अब आपको क्या है, गुस्सा आया, आप गुस्सा हो गए, आप सोच रहे हो कि अभी तो मैं पढ़ के उठा, थोड़ा सा फ़ोन लिया, तब तक ताना मारने लगी। तो आप बोलोगे मैं पढ़ता तो हूँ, मैं भी पढ़ तो रहा था, यानी कि आप कोई सेंटेंसेस में जोड़ दे रहे हो, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं वहाँ जाता तो हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट में आई डू का यूज़ करेंगे। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे कम है तो कम ही रहेगी, गो है तो गो ही रहेगी। मैं आता तो हूँ, मैं बोलूँगी तुम मेरे घर आते ही नहीं हो। आप गुस्सा हो गए, अरे भाई मैं आता तो हूँ, तुम नहीं देखते तो क्या हुआ, मैं आता तो हूँ, तो बोलेंगे आई डू कम। आता तो हूँ जोड़ दे रहे हो, तो आई डू आना यानी कि कम, आई डू कम। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आई डिड। आई डिड यानी कि तो था, जैसे आपने आई डू का यूज़ प्रेजेंट में किया, वैसे ये पास्ट में है, इसमें भी वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आता तो था, अब आपको गुस्सा आया, बोलो मैं आता तो था, तो आप बोलोगे आई डिड कम। तो ये प्रेजेंट में आपका यूज़ हो रहा था, आई डू आपका प्रेजेंट में यूज़ हो रहा था और आई डिड आपका पास्ट में यूज़ हो रहा। मैं आता तो था, आई डिड कम। मैं जाता तो था, आई डिड गो, आई डिड गो, मैं जाता तो था पास्ट के लिए। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट इज आई वुड। आई वुड का मतलब होता है करना चाहूँगा, मतलब आप कोई काम करना चाहोगे, ये भी मॉडल वर्ब है तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक जैसे है लेना, तो फर्स्ट फॉर्म टेक ही होगा। मीट यानी कि मिलना, फर्स्ट फॉर्म मीट ही होगा। जैसे मैं चाय पीना चाहूँगा, आप कोई काम करना चाहोगे तो मैं चाय पीना चाहूँगा, आप बोलोगे आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना चाहूँगा। मैं मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट। वुड लाइक टू के बाद वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, आई वुड लाइक टू मीट, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, या फिर आई वुड लाइक टू हैव गो विद माई फ्रेंड्स, मतलब आई वुड लाइक टू गो विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहूँगी। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा आई माइट। आई माइट का मतलब होता है कर सकता हूँ। आप बोलो मैम सकता हूँ तो कैन में था, तो गाइस कैन का मतलब था आप किसी की एबिलिटी बता रहे थे, और आई माइट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। यहाँ पे हम बात करेंगे संभावना की, पॉसिबिलिटी की। जैसे इसमें ये भी मॉडल वर्ब है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है 10 to 20%, यानी कि उसमें जो सेंटेंसेस होती है ना उसके सच होने का बस 10 से 20% का ही चांस होता है। ओके, जैसे मैं कल आ सकता हूँ, तो क्या यहाँ पर एबिलिटी बताए? मैं कल आ सकता हूँ यहाँ पर एबिलिटी की बात की है नहीं, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात की है, संभावना, कि मैं कल आ सकता हूँ इसकी संभावना है 10 to 20%। आई माइट कम टुमारो, आई माइट कम टुमारो, मैं कल आ सकता हूँ इसकी पॉसिबिलिटी है। मैं आज जा सकता हूँ, आई माइट गो टुडे, आई माइट गो टुडे, मैं आज जा सकता हूँ। तो 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है, दैट्स वाई यहाँ पर आई माइट का यूज़ हुआ है, और इसमें एबिलिटी नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी वर्क करता है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू। आई एम गोइंग टू का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ, मतलब आप कोई काम करने जा रहे हो। जैसे मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक कार ख़रीदने जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मतलब आप कोई काम करने जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम अपने यूज़ करेंगे आई एम गोइंग टू।
आई एम गोइंग टू, क्या करने, क्रिकेट खेलने। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग टू। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, बाय अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। ओके, तो आप कोई काम करने जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज आई माइट। आई माइट का मतलब होता है मैं सकता हूँ, शायद, शायद ही। चांस होता है 10 to 20%, जैसे मैं शायद ही वहाँ जा सकता हूँ, यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी वो शायद है, शायद ही मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो मैं बोलूँगी मैं शायद वहाँ जा सकती हूँ, आई माइट गो देयर, आई माइट गो देयर, मैं शायद वहाँ जा सकती हूँ, आई माइट गो देयर। शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, तो हम बोलेंगे शायद आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, रेन टुडे। आज शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है, तो माइट का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है आई फील लाइक। आई फील लाइक का मतलब मेरा जी कर रहा है, मेरा इंग्लिश बोलने का जी कर रहा है, मेरा नाचने का जी कर रहा है, मेरा दूध पीने का जी कर रहा है, मेरा गाना गाने का जी कर रहा है, मतलब आपका कोई काम करने का जी कर रहा है, तो आई फील लाइक का यूज़ करेंगे। जैसे मेरा इंग्लिश बोलने का जी कर रहा है, तो हम बोलेंगे आई फील लाइक, आई फील लाइक, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। ठीक है, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा इंग्लिश बोलने का जी कर रहा है, तो आप बोलोगे आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा डांस करने का जी कर रहा है, मेरा डांस करने का जी कर रहा है, तो हम बोलेंगे आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग, मेरा डांस करने का जी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब आपका कोई काम करने का जी कर रहा है तो आई फील लाइक का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है आई एम इनटू। आई एम इनटू का मतलब मुझे पसंद है, जैसे मुझे तुम पसंद हो, ऐसे आप बोलते हो ना, तो आप बोल सकते हो मुझे तुम पसंद हो, यानी कि आई एम इनटू यू, आई एम इनटू यू, मुझे तुम पसंद हो, आई एम इनटू यू। ओके, मतलब मुझे तुम पसंद हो। मुझे रिया पसंद है, तो हम बोलेंगे आई एम इनटू रिया, आई एम इनटू रिया, मुझे रिया पसंद है, आई एम इनटू रिया। ओके, मतलब आपको कोई पसंद है तो आई एम इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई लाइक। आई लाइक का मतलब होता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक मीन्स मुझे अच्छा लगता है, जैसे मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो ऐसे भी बोलते हैं ना, तो हम बोलेंगे आई लाइक यू, आई लाइक यू, मुझे तुम अच्छे लगते हो, आई लाइक यू। मुझे रिया अच्छी लगती है, मुझे रिया अच्छी लगती है, आई लाइक रिया, आई लाइक रिया, मुझे रिया अच्छी लगती है। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाओगे, इसके 2 सेंटेंसेस आप बनाना, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई लाइक टू। अभी आई लाइक था तो इसमें कोई वर्ब था, कोई वर्ब नहीं था, बट आई लाइक टू में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, मुझे अच्छा लगता है। जैसे मुझे डांस करना अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू डांस, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, आई लाइक टू डांस। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आई एम टू प्ले क्रिकेट, आई एम टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू
प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है आई मे यानी कि मैं सकता हूँ। आप कोई काम कर सकते हो, इसकी चांस है 50% की। कोई काम आप कर सकते हो, इसकी 50% की ही पॉसिबिलिटी है। मैं शायद वहाँ कल जा सकता हूँ, इसकी 50% की पॉसिबिलिटी है। कंफर्म नहीं है जाना है या नहीं, मैं शायद वहाँ जा सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई मे गो देयर, आई मे गो देयर टमारो, आई मे गो देयर टमारो। मैं शायद वहाँ कल जा सकता हूँ। मैं शायद उससे बात कर सकता हूँ, मैं शायद उससे बात कर सकता हूँ, हम बोलेंगे आई मे टॉक टू हिम, आई मे टॉक टू हिम, मैं शायद उससे बात कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कोई काम आप कर सकते हो, उसकी 50% की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर मे का यूज़ करना है। ओके, आई एम सब सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं वो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे से प्रोनाउंस करनी है, उच्चारण करनी है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो इसे हम बोलेंगे आई और इसे हम बोलेंगे एम, आई एम, मैं हूँ। अब जो भी हो, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक पुलिस हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक जो भी है, आप जो भी अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है वो बताने के लिए आपको यूज़ करने होते आई एम का। जैसे कि अगर आपको सेंटेंसेस बोलना, मैं विद्यार्थी हूँ, अगर ये सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आपको यूज़, यानी कि आप अपने खुद के बारे में बता रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, जो भी आप बताते हो ना, अपने स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बताते हो। सो आई एम से आपको सेंटेंसेस शुरुआत करनी होती है। तो मैं विद्यार्थी हूँ यानी कि मैं हूँ, इसके लिए आई एम, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट। अब इसी तरह से मैं डॉक्टर हूँ, कैसे बोलेंगे, मैं डॉक्टर हूँ, तो आप बोलोगे आई एम अ डॉक्टर। आप बोलोगे मैम हमने ए तो यूज़ नहीं किया था, फिर आपने अ यहाँ पर क्यों लगा दिया, एक हमने थोड़ी बोला था जो आपने अ लगा दिया। तो गाइस मैं हूँ यानी कि मैं अकेले की बात करूँ ना, यहाँ भी अ का यूज़ करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। ओके, तो अ का यूज़ करें यानी कि आप खुद अकेले हो ना, इसलिए अ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। एटलीस्ट ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, बस 2 सेंटेंसेस इसके बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर चेक करवाना। जितने भी आज आपको 28 नियम बताऊंगी ना, 28 नियम से अगर 2 सेंटेंसेस भी आप बना लेते हो यानी कि 56 सेंटेंसेस आज की इस वीडियो में आप बनाना सीखोगे, खुद से बनाने लगोगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, तो चलिए आगे आगे एक एक करके सीखते हैं। तो इसके 2 सेंटेंस, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इसके 2 सेंटेंसेस समझ में आ गए ना कैसे सेंटेंसेस आएंगे। कोई सा भी 2 सेंटेंसेस बनाइए और इसका आंसर कॉमेंट में दीजिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई वॉज, इसे वास नहीं, आई वॉज, वॉज बोलिए मेरे साथ, बोलिए। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है तो मेरे साथ बोलिए आई वॉज, आई वॉज। आई वॉज यानी कि मैं था या मैं थी। जैसे मैं एक डॉक्टर थी, अब ना टीचर बन गई, मैं एक डॉक्टर थी, मैं एक टीचर थी, मैं एक विद्यार्थी थी, मैं लॉयर थी, मैं जज थी, मैं पुलिस थी। मतलब जो भी आप पास्ट में थे उसके लिए आई वॉज का यूज़ करोगे। जैसे मैं विद्यार्थी था तो आप कैसे बोलोगे, मैं विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से मैं डॉक्टर था, कैसे बोलेंगे, चलिए हम बनाते हैं। हम बोलेंगे आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। मतलब अभी नहीं हो, पास्ट में हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हो कि मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। इसी तरह से मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। या फिर मैं एक पुलिस था, आई एम अ पुलिस। ओके, आई वॉज अ पुलिस। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो 2 सेंटेंस, सिर्फ 2 सेंटेंसेस आप अभी बनाओ, इसका आंसर कमेंट में दो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस बनाने बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है,
मैं कुछ अपना कुछ इनकम भरने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ कि 2 सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। आप सेंटेंस बनाओगे तो थोड़ी ना मुझे कुछ याद हो जाएगा या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2 सेंटेंसेस बनाओगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया है और मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकता हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इससे आप 2 सेंटेंसेस अभी बनाओ वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको हर चीज़ सही समय पर सही चीज़ पता चल पाए और आप इसका यूज़ अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आई हैव, ये हमारा 3rd नंबर है। ओके, आई हैव टोटल 28, एक भी कम नहीं दूंगी। ओके, तो आई हैव देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है आई हैव, इसका मतलब मेरे पास है, मेरे पास है। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, या मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास 2 आँखें हैं। यानी कि जो चीज़ आपके पास है, जिस पे आपका अधिकार है। अब आपके 2 हाथें हैं तो आपके पास है ना, मेरे पास 2 हाथ है, मैं काम कर लूँगा, मेरे पास भगवान ने मेरे 2 हाथ दिए हैं तो मेरे पास 2 हाथ है। ओके, तो मेरे पास है, इसके लिए हम बोलेंगे आई हैव। जैसे मेरे पास बड़ा दिल है, मेरे पास बड़ा दिल है, सबके पास नहीं होती, मेरे पास बड़ा दिल है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे, आई हैव अ बिग हार्ट, अ बिग हार्ट, मेरे पास एक बड़ा दिल है, आई हैव अ बिग हार्ट। ओके, इसी तरह से मेरे पास एक फ़ोन है, तो ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे, मेरे पास एक फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन, आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन। इसी तरह से मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। ओके, तो जो चीज़ आपके पास है आपका उस पर अधिकार है। आई हैव 2 आइज़, आई हैव 1 नोज़, या फिर आई हैव 2 ईयर्स, आई हैव मैनी हेयर्स। तो जो चीज़ मेरे पास है, आई हैव लॉन्ग हेयर्स, मेरे लंबे बाल है, यानी कि मेरे लंबे बाल है, मेरा अधिकार है ना उस पर। तो जो चीज़ आपके पास है उस पर आपका अधिकार है, उसके लिए आई हैव का भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसके भी 2 सेंटेंसेस आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 4th नंबर हमारे वर्ड्स में, आई हैड। आई हैड, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई हैड। आई हैड का मतलब होता है मेरे पास था। जैसे मेरे पास एक कार था, जैसे आपने ये प्रेजेंट में यूज़ किया ना कि मेरे पास है, और ये हम बोल रहे मेरे पास था, जैसे मेरे पास एक कार था, अब चोरी हो गया है, मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक बड़ा फ़ोन था, मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, तो पास्ट में थी, सो आई हैड का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास एक बड़ा दिल था, अब नहीं है, अब मैं किसी पे दया नहीं दिखाता हूँ, पहले मेरा बड़ा दिल था बट अब नहीं है। ओके, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे, मेरे पास बड़ा दिल था, तो हम बोलेंगे आई हैड अ बिग हार्ट, आई हैड अ बिग हार्ट, मेरे पास एक बड़ा दिल था, आई हैड अ बिग हार्ट। या फिर मेरे पास पैसे थे, अब नहीं है, मेरे पास पैसे थे, बहुत पहले मेरे पास पैसे थे, तो हम बोलेंगे आई हैड मनी। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, आई हैड मैनी बुक्स। मेरे पास एक घर था, आई हैड हाउस। या फिर मेरे बहुत सारे दोस्त थे, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। ओके, जैसे मेरे पास एक फ़ोन था, इसे कैसे बोलेंगे, मेरे पास था, यानी कि आई हैड अ फ़ोन, आई हैड अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन था, आई हैड अ फ़ोन। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, तो आई हैड से भी 2 सेंटेंसेस आप बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 नंबर की। तो 5 नंबर हमारा है आई विल बी। आई विल बी का इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है आई विल बी। आई विल बी का मतलब होता है मैं होऊंगा या होंगी। जैसे कि मैं अमीर होंगी, मैं एक नेता होंगी, यानी कि अभी नहीं हूँ, आने वाले समय में ऐसा होंगी मैं, ठीक है। तो उसके लिए आई विल बी का यूज़ करेंगे। मैं कार में होंगी या मैं कार में होंगी, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल बी इन कार, इन कार। मैं कार में होंगी, आई विल बी इन कार। मैं अमीर होंगी, अभी नहीं हूँ लेकिन आने वाले समय में अमीर होंगी, तो हम बोलेंगे आई विल बी रिच, आई विल बी रिच। मैं अमीर होंगी, आई विल बी रिच। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब आप कोई चीज़ हो गई फ्यूचर में, तो वहाँ पे आपको आई विल बी से स्टार्ट करना होगा। इसकी भी 2 सेंटेंसेस फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 6th नंबर, आई विल हैव।
आई विल हैव। आई विल हैव का मतलब होता है मेरे पास होगा। मेरे पास एक कार होगा, अभी नहीं है, आने वाले समय में, अगले साल मेरे पास एक बड़ा घर होगा। मेरे पास अच्छी नौकरी होगी, तो आपके पास कुछ होगी, अभी नहीं है लेकिन आने वाले समय में होगी, तो उसके लिए आई विल हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास अच्छी नौकरी होगी, मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी, तो आप बोलोगे आई विल हैव अ गुड जॉब। अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी, आई विल हैव अ गुड जॉब। मेरे पास कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई विल हैव अ कार। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई विल बी अ फ़ोन, या फिर मोबाइल फ़ोन, आई विल बी अ मनी, मेरे पास पैसे होंगे। ओके, तो इस तरह से मतलब कोई चीज़ आपके पास होगा, तो आई विल हैव का यूज़ करेंगे। ओके, इसके भी 2 सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, उसका आंसर कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर की। आई विल का मतलब होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है। आई विल का मतलब होता है मैं गागेगी, यानी कि आई विल में गागेगी सेंटेंस। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं उठूंगा, मैं बैठूंगा, मतलब कोई काम करूंगा, तो हम यूज़ करेंगे आई विल। जैसे मैं कार चलाऊंगी मतलब कोई चीज़ आप करोगे, तो मैं कार चलाऊंगी, आई विल ड्राइव अ कार। आई विल ड्राइव अ कार, मैं कार चलाऊंगी, आई विल ड्राइव अ कार। मैं स्कूल जाऊंगी, कैसे बोलेंगे? मैं स्कूल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं वहाँ जाऊंगी, आई विल गो देयर, या फिर मैं अंग्रेजी बोलूँगी, आई विल स्पीक इंग्लिश। मतलब कोई काम आप करेंगे, तो उसके लिए आई विल का यूज़ करना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा 7 नंबर था, तो ये हमारा हो गया 8 नंबर। आई वॉन्ट, यहाँ लिखा हुआ आई वॉन्ट का मतलब होता है मुझे चाहिए। अब जैसे मुझे कलम चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे कुछ किताबें चाहिए, तो आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। इच्छा आपको वो चीज़ पाने की इच्छा है, तो आई वॉन्ट का यूज़ करेंगे। मुझे पैसा चाहिए, तो अब मेरी इच्छा है, पैसा लेंगे, कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, तो मुझे पैसा चाहिए, तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। नेक्स्ट है मुझे एक किताब चाहिए, ठीक है, आपको कुछ चीज़ चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट अ बुक। मुझे एक किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक। तो जब भी आपको सेंटेंसेस में कुछ चाहिए, इच्छा है आपकी वो चीज़ मांगने की, तो आई वॉन्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा 9th नंबर है आई वॉन्ट टू का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। मतलब आप कोई काम करना चाहते हो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। ओके, मतलब आप कोई काम करना चाहते हो, तो उसमें आपको यूज़ करने होंगे आई वॉन्ट टू। जैसे मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव अ आइसक्रीम। देखिए, हैव का भी यूज़ कर सकते थे, या ईट का भी यूज़ कर सकते हैं, या टेक का भी यूज़ कर सकते हो। खाने के लिए ये तीनों वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब आप बोलोगे मैम ईट का यूज़ किया जाता है, हैव और टेक का नहीं, तो गाइज हैव और टेक का भी यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कैसे बोलेंगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू
मीट यू। ओके, इसके भी 2 सेंटेंसेस बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आई नीड। आई नीड का मतलब होता है मुझे चाहिए। अब आप बोलोगे मैम आई वांट में भी तो मुझे चाहिए होता है और आई नीड में भी मुझे चाहिए होता है। जैसे आई नीड का मतलब मुझे चाहिए, यानी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब देखिए वांट में भी हमारा वांट में भी था कि मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर इच्छा थी, मतलब आपकी इच्छा है कुछ लेने की, ज़रूरत नहीं है, बस इच्छा है। और यहाँ पर आई नीड का मतलब होता है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है आपको उस चीज़ की, आपको उस चीज़ की आवश्यकता है अर्जेंट में, तो आई नीड का यूज़ करोगे। जैसे मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, जैसे आप कहीं बाहर से थके हारे आए हो घर, अब आप बोल रहे हो कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, यानी कि आपका गला सूख रहा है, आपको अभी पानी की ज़रूरत है, इच्छा नहीं है, ज़रूरत है। तो यहाँ पर वांट का नहीं नीड का यूज़ करेंगे। मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, सो आई नीड का यूज़ करोगे। ओके, अब है मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, यहाँ भी आपको पैसे की ज़रूरत है, नीड है। ओके, तो आपको कैसे बोलने होंगे, आपको बोलने होंगे आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी। ओके, तो यहाँ पर आई नीड का मतलब मुझे चाहिए लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत है, सो हमने आई नीड का यूज़ किया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है 11th नंबर। ओके, आई नीड टू, जैसे आई नीड का यूज़ किया आपने मुझे चाहिए, और आई नीड का मतलब होता है मुझे ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर आई नीड है लेकिन यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसमें कोई एक्शन कोई वर्ब हमने यूज़ नहीं किया, बट इसमें आई नीड टू यूज़ हुआ है, तो इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट आपने यूज़ किया, कोई वर्ब था नहीं था, बट जब आपने आई वॉन्ट टू यूज़ किया तो यहाँ पे वर्ब लग गया। जैसे ये वर्ब है, ये वर्ब है। ओके, तो वर्ब लग गया, इसीलिए टू लगाने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। तो हमने टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। मुझे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ एक्शन हो रहा, करना, मेहनत करना यानी कि एक्शन, तो हम बोलेंगे I need to work hard, I need to work hard, मुझे कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, I need to work hard, I need to work hard, मुझे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे I need to study, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टडी, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। ओके, मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत है, आई नीड टू मीट यू, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है। ओके, तो इस तरह से आई नीड टू यानी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक्शन हो रहा, तो टू के बाद आपको V1 यूज़ करना है, और इसके भी 2 सेंटेंसेस फ्रेम कर मुझे कमेंट में इसके आंसर देने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 12th नंबर की तरफ। आई एम टू, आई एम टू का मतलब होता है मैं वाला हूँ, मतलब आप कोई काम करने वाले हो, मैं टीवी देखने वाला हूँ, मैं कपड़े धोने वाला हूँ, यानी कि अभी वो काम प्लानिंग में है कि मैं ये काम करूँगा लेकिन अभी मैंने किया नहीं है, मैं ये काम अभी करने वाला हूँ। ओके, सो आई एम टू का यूज़ करेंगे, मैं टीवी देखने वाला हूँ, यानी कि आपने प्लानिंग कर लिया है कि हम टीवी देखेंगे लेकिन अभी देख नहीं रहे हैं, अभी देखने वाले हैं, तो आप बोलोगे आई एम टू वॉच टीवी, आई एम टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखने वाला हूँ, आई एम टू वॉच टीवी, मैं कपड़े धोने वाला हूँ, धो भी नहीं, वो वाला नहीं बोल रहे कि मैं कपड़े धोने वाला हूँ यानी कि मैं धो भी हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, यानी कि आपने वो काम प्लानिंग में, आपको कपड़े धोने हैं, प्लान आपने कर लिया है, अब मैंने आपसे पूछा कि अभी तुम क्या करोगी, तो आप बोलोगे मैं अभी कपड़े धोने वाली हूँ, यानी कि अभी मेरा काम क्या है, प्लानिंग मैंने कर लिया कपड़े धोने का, तो अभी मैं कपड़े धोने वाली हूँ।
ओके, सो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई एम टू वॉश क्लोथ्स। आई एम टू वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोने वाला हूँ। आई एम टू वॉश क्लोथ्स। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट इसके 2 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, मुझे कमेंट में चेक करवाने। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं 13 नंबर, आई वॉज टू। जैसे आई एम टू प्लानिंग था और ये आई वॉज टू मतलब आप कोई काम करने वाले थे। ओके, मैं वाला था, मैं टीवी देखने वाला था। आपने मुझे जगा दिया, मैं तो आपने मुझे यहाँ बुला लिया, मैं तो टीवी देखने वाला था, मैंने प्लानिंग कर रखी थी, तो मैं टीवी देखने वाला था। हम बोलेंगे आई वॉज टू वॉच टीवी। आई वॉज टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखने वाला था। आई वॉज टू वॉच टीवी। मैं कपड़े धोने वाला था, आपने मुझे कॉल करके यहाँ बुला लिया, मैं तो घर में रहता तो मैं कपड़े धोने वाला था। तो आप बोलोगे आई वॉज टू वॉश क्लोथ, वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े धोने वाला था, आई वॉज टू वॉश क्लोथ्स। ओके, तो आई वॉज टू यानी कि कोई काम करने वाले थे आप। आगे देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, आई कैन। आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूँ, यानी कि आप अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, ओके, जैसे आप अपनी योग्यता बता रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो, आपके अंदर पावर है वो काम करने की। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो क्षमता है अंग्रेजी बोलने की, तो मैं बोल रही हूँ मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। मैं वहाँ जा सकती हूँ, मैं तैर सकती हूँ, मेरे में तैरने की हिम्मत है, पावर है, मैं तैर सकती हूँ। ओके, तो आई कैन का यूज़ करेंगे जब आप कोई काम कर सकते हो, एबिलिटी की बात कर रहा है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे अंदर वो बोलने की एबिलिटी है, क्षमता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप बोलोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। ओके, इसी तरह से मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। ओके, तो कैन का यूज़ करेंगे जब आप कोई काम कर सकते हो। इसके भी 2 सेंटेंसेस बनाओ, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ जाते हैं 15 नंबर, आई कुड। आई कुड, ओके, आई कुड का मतलब मैं सका या पाया, यानी कि आप कोई काम कर सके या कर पाए, तो आई कुड का यूज़ करेंगे। जैसे मैं वहाँ जा सका, मैं उससे मिल पाया, मैं उससे नहीं मिल पाया, मैं वहाँ नहीं जा सका, तो सका या पाया, आई कुड। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सका, तो आप कैसे बोलोगे आई कुड, नहीं है तो नॉट का यूज़ करेंगे, आई कुड नॉट गो देयर। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, तो हम बोलेंगे आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो कुड मतलब कोई काम कर पाए या कर सके। आगे देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 16 नंबर, आई कुड हैव। आई कुड हैव का मतलब मैं सकता था, मतलब आप कोई काम कर सकते थे। जैसे एक मिनट, इसके सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं, इसके सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ। आई कुड हैव का मतलब होता है मैं कर सकता था। जैसे कि अगर आप सेंटेंस बोलते हो मैं वहाँ जा सकता था, मैंने बोला मैं वहाँ जा सकता था, मैं वहाँ जा सकता था। इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई कुड हैव गॉन देयर। इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, आई कुड हैव गॉन देयर, इसमें लगानी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड हैव गॉन देयर। उसी तरीके से मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता
था। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे I could have speak English. I could have speak इंग्लिश में इंग्लिश बोल सकता था। I could have speak English. ओके, सॉरी, स्पीक नहीं, स्पोकन होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। ठीक है, I could have spoken English, मैं इंग्लिश बोल सकता था। ओके, तो ये आपका है could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अब हम बढ़ जाते हैं 17 है I would, इसे would पढ़ते हैं, would, ठीक है। I would का मतलब होता है मैं करता या करती, तातेती। मैं वहाँ जाता, मैं इंग्लिश बोलती, वह मुझसे मिलती, मैं उससे बात करता। यानी कि आपका सेंटेंस तातेती पे ख़त्म हो जा रहा, तो I would का यूज़ करेंगे। जैसे मैं वहाँ जाती, तो हम बोलेंगे I would go there। मैं वहाँ जाती, I would go there। अगर ऐसे बोल रहा हूँ मैं वहाँ जाती पर मेरे पास समय नहीं था, तो मैं वहाँ जाती इसके लिए हम पहले सिंपली बना लेंगे I would go there। मैं वहाँ जाती पर मेरे पास समय नहीं था, but I don't have time, पर मेरे पास समय नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, या फिर I had no time ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, I don't have time या बोल सकते हो, या फिर I had no time ऐसे भी बोल सकते हो। बोथ आर करेक्ट। ओके, तो इस तरह से जब आप कोई काम करते, तातेती, मैं पढ़ाई करता, I would study, या फिर मैं तुमसे मिलता, I would meet you, या फिर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता, मैं वहाँ चला जाता। मतलब कोई काम आप करते, तातेती, सो आई वुड का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 18 नंबर आई हैव हैड का मतलब होता है मैं चुका हूँ। जैसे मैं खा चुका हूँ। अब देखिए, ये चुका हूँ के लिए हम आई हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हैड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड का यूज़ किया जाता है एज अ थर्ड फॉर्म अगर है तो, यानी कि ये एक्शन वर्ब है। इसका यूज़ हम खाने पीने के सेंस में करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हैव का यूज़ बहुत सारे होते हैं जो मैंने बता रखा है। हैव की अगर डिटेल वीडियो में आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, खाने की बात हो रही है, तो चुका हूँ यानी कि सबसे पहले आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खाना यानी कि ईट, तो हम यहाँ पर ईटन का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। अब यही ईटन की जगह हम हैड का भी यूज़ कर सकते हैं। यही ईटन और हैड के जगह हम टेकन का भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही सही है। आई हैव ईटन फूड, आई हैव हैड फूड, आई हैव टेकन फूड। ओके, वैसे ही मैं चाय पी चुका हूँ, तो आप बोल सकते हो आई हैव ड्रिंक टी, आई हैव ड्रिंक टी, सॉरी ड्रिंक नहीं, ड्रंक, आई हैव ड्रंक टी। मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक टी। अब यही ड्रंक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं हैड, और यही ड्रंक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं टेकन। आई हैव हैड टी या फिर आई हैव टेकन टी, तीनों आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हैड का मतलब यहाँ पर खाने पीने के सेंस में हमने यूज़ किया। चलिए आगे देखिए। सो नेक्स्ट ये हमारा 19 नंबर हो गया। आई स्टार्टेड टू यानी कि मैं लगा या लगी। जैसे मैं हंसने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं वहाँ जाने लगी, यानी कि मैंने कोई काम शुरू किया। आप बोलोगे मैम स्टार्टेड की जगह बिगिन का यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिगिन का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई काम करने लगे वहाँ पर बिगिन का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ने लगा तो हम क्या बोलेंगे? आई स्टार्टेड, बिगिन नहीं बिगिन। ठीक है, पास्ट का, तो हम बोलेंगे आई स्टार्टेड टू स्टडी, आई स्टार्टेड टू स्टडी, या फिर आई बिगन टू स्टडी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई बिगन टू स्टडी। ओके, मैं डांस करने लगा तो हम बोलेंगे आई स्टार्टेड, मतलब डांस करना शुरू कर दिया।
तो आई स्टार्टेड टू डांस, आई स्टार्टेड टू डांस या फिर आई बिगेन टू डांस, आई बिगेन टू डांस। ठीक है, मतलब कोई काम आप करने लगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर, आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू का मतलब होता है मैं किया करता था, मतलब आप कोई काम किया करते थे। मैं वहाँ जाया करता था, मैं उससे बात किया करता था, मैं हंसा करता था, मैं रोया करता था। आप कोई काम किया करते थे तो आई यूज्ड टू का यूज़ होगा। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब पास्ट में। ठीक है, पास्ट में आप कोई काम रिपीट करके मतलब आदत के तौर पे किया करते थे। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं जब छोटा था तो मेरी आदत थी शाम को 4 बजे क्रिकेट खेलने की। तो अब मेरी आदत थी तो मैं रोज़ शाम 4 बजे क्रिकेट खेला करता था। तो पास्ट की बात बता रहे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, हम बोलेंगे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं डांस किया करता था, मैं डांस किया करता था, तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू डांस। मैं डांस किया करता था। ओके, मतलब आप कोई काम किया करते थे। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा 28 नंबर है आई मस्ट। आई मस्ट का मतलब होता है मुझे ज़रूर चाहिए। इस सेंटेंस में ज़रूर, पक्का, अवश्य, ज़रूर लिखा रहता है। जैसे आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे आपको, यानी कि यू। आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको ज़रूर उससे बात करनी चाहिए, आपको ज़रूर उससे बात करनी चाहिए, हम बोलेंगे यू मस्ट टॉक टू हिम। आपको ज़रूर उससे बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हिम। ओके, तो इसके भी 2 सेंटेंसेस बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। सो गाइस, ये थी हमारी टोटल 28 नियम। अगर आपने जान लिया तो आप भी अंग्रेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से बोलने लगोगे। अब जो मैंने वर्ड्स दिए ना, ये सारे हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इसे सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि इसे आजमाना है कि आपको कितना समझ में आया। इसके लिए आपको 2 सेंटेंसेस लिखकर मुझे कमेंट में चेक करवाना है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।